खाते हैं, जो फूड लेते हैं, तो उससे मेनली जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, क्या मिलता है उसमें मेन न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, मिनरल्स, जो कि ये छोटे छोटे फॉर्म में टूटते हैं और ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की तरह जाते हैं और सेल टिश्यू को मिलते हैं, वो अपना प्रॉपर वर्क करते हैं। तो इस तरह से हमें भोजन से मिलता है। और भोजन से एक और चीज़, हमें खाना जो खाते हैं उससे एक और चीज़ मिलता है, वो होता है फाइबर, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो फाइबर होता है, क्या होता है कि ये छोटे फॉर्म में नहीं टूट पाता, जो एंजाइम होते हैं इस फाइबर को नहीं तोड़ पाते और ये ब्लड में जाके नहीं मिल पाता, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये फाइबर जैसे और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसी तरह ये फाइबर भी हमारे डाइट में होना ज़रूरी होता है, हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी फाइबर के बारे में जानेंगे कि ये फाइबर क्या होता है, इसका सोर्स क्या है और ये हमारे हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है, हमें भोजन में क्यों इसको शामिल करना चाहिए। ये जो फाइबर है, ये फाइबर भी जो है ये कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, इस कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके कुछ जो टाइप हैं वो डाइजेस्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन ये जो फाइबर जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप में फाइबर जो होते हैं, जो कि डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसे तोड़ नहीं पाते, तो उसे हम फाइबर बोलते हैं। वो फाइबर के फॉर्म में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि वो जो फॉर्म होता है वो फाइबर कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। इतने बड़े पॉलीमर्स होते हैं जो कि हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं वो इस फाइबर को तोड़ नहीं पाते, ब्रेक नहीं कर पाते ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसके कारण से ये अलग हो जाते हैं और ये फाइबर के फॉर्म में बोले जाते हैं, जो कि हमारे गट के लिए ये हेल्दी होता है। तो मिलनी इसीलिए ये क्या होता है, ये टूट नहीं पाता ग्लूकोज फॉर्म में और ये ब्लड में नहीं मिल पाता और ये एक अलग टाइप हो जाता है, जिसका नाम हम बोल देते हैं कि ये फाइबर है। फाइबर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर। तो ये दोनों फाइबर जो होते हैं हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। मेनली ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी रखने में ये वर्क करता है, मेनली इसको क्लीन करने का काम करता है। ये जो फाइबर होता है मेनली है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, जिसके कारण से बहुत सारे हेल्थ इशू हैं, जो कि ये मेन डाइजेस्टिव सिस्टम ही जो है हमारा एक मशीन है, जिसके कारण से और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में जाते हैं। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा तो क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं तो वो सही तरीके से डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में जाएगा और हमारे सेल टिश्यू को सही तरीके से मिल पाएगा। तो मेन फाइबर का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना। तो वो हेल्दी है यानी मशीन हेल्दी है, तो उससे जो भी पास होगा न्यूट्रिएंट्स सही से पास होगा और हमारे टिश्यू सेल को सही से मिलेगा। तो ये कैसे करता है, तो ये जो फाइबर होता है मेन दो टाइप का होता है, जो कि इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर जो होता है स्पंज की तरह होता है, वो जैसे ही स्टमक में जाता है तो वहाँ पे जो भी सब्सटेंस वगैरह होते हैं वाटर फॉर्म में होते हैं, तो उसे वो सोख कर लेता है और क्या होता है, और डाइजेशन का जो पीरियड होता है उसको बढ़ा देता है। वो डाइजेशन धीरे धीरे से वो जो भी उसमें का न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे ब्लड में जाके मिलता है। और क्या होता है कि ये एक बल्क में होके जब एक सोख हो जाता है तो एक बल्क में होके वो आराम से क्या होता है कि वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है और इस तरह से ये क्या है कि वर्क करता है। दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है ये जस्ट अपोजिट होता है सॉल्युबल फाइबर का। ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता और जो स्टमक का जो डाइजेशन पीरियड है उसको घटा देता है, यानी कि स्टमक में जो भी सब्सटेंस है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी फूड है उसको वो जल्दी पास करता है, यानी स्टमक को खाली उस पैसेज को खाली करने का काम जल्दी करता है, जिसके कारण डाइजेशन पीरियड कम हो जाता है, यानी वहाँ का फूड ही हटा देता है तो फिर वहाँ का डाइजेशन पीरियड थोड़ा कम कर देता है। और क्या है, कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। ये जो इनसॉल्युबल फाइबर है क्या करता है, ये सॉल्युबल फाइबर जो वहाँ पे है तो उसको पुश करने का काम करता है और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से वो पास हो जाता है स्टूल के फॉर्म में और वो कॉन्स्टिपेशन में इस तरह से हेल्प करता है।
तो मेन ये दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर जो होते हैं, इनका मेन सोर्स क्या है? फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, ये सब जो मिलनी है, ये सब से मेनली मिलता है। हर कोई भी फ्रूट वेजिटेबल्स है, यानी फ्रूट के जो छिलके स्किन होते हैं, मेनली वो जो होता है वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है। कोई भी फ्रूट का जो स्किन पार्ट है वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, और उसी में कुछ जो सोकी टाइप के होते हैं तो वो होते हैं, जैसे पैक्टिन है, गम है, तो ये जो होते हैं ये सॉल्युबल फाइबर होते हैं, जो कि वो एंजाइम, हमारे बॉडी में जो एंजाइम होते हैं इनको तोड़ नहीं पाता। यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ पाता तो वो फाइबर है, और वो क्या करते हैं, गट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से सफाई करने का काम करते हैं। ये तो हो गया इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर। एक होता है रेसिस्टेंट स्टार्च, जो कि एक फाइबर के तरह ही एक्ट करता है। यानी कि अगर जो भी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है स्टार्च, जो भोजन के थ्रू मिलता है, तो वो स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में टूट के ब्लड में मिलता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये स्टार्च टूट जाता है, जैसे कि चावल में होता है, आलू में होता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें स्टार्च होता है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में टूट के मिलता है। तो ये जो रेसिस्टेंट स्टार्च जो होता है, ये वही स्टार्च होता है, वही चावल होता है, वही आलू होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये टूटता नहीं है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता नहीं है, ये ब्लड में जाके नहीं मिलता, ये फाइबर की तरह एक्ट करता है। इसमें जो एंजाइम जो होता है, इस रेसिस्टेंट स्टार्च को, वही जो सेम चावल है उसको नहीं तोड़ पाता है, तो क्या वो बन जाता है, रेसिस्टेंट स्टार्च हो जाता है, और वो फाइबर की तरह एक्ट करता है। रेसिस्टेंट स्टार्च जो होता है ये भी हेल्दी होता है गट के लिए। तो ये जब इसको एंजाइम नहीं तोड़ पाते हैं तो ये क्या करता है, ये चला जाता है इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो वो इंटेस्टाइन के लिए हेल्दी होते हैं, वो सही होते हैं, तो वो जो जाता है वो रेसिस्टेंट स्टार्च, तो उसको वो क्या करता है, फर्मेंट करके उसको बदल देता है फैटी एसिड में। और ये जो फैटी एसिड जो होता है ये उस बैक्टीरिया के भी खाने में काम आता है, और साथ में ये जो कुछ फैटी एसिड जो बन जाते हैं, छोटे चैन वाले फैटी एसिड बनते हैं, जो कि वो कुछ ब्लड में भी चले जाते हैं, और ये जो फैटी एसिड होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को भी तोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो रेसिस्टेंट स्टार्च जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और साथ में ये गट को भी हेल्दी रखता है। तो इसीलिए रेसिस्टेंस स्टार्च जो होता है ये भी सही होता है। तो ये मेनली कैसे बनता है रेसिस्टेंस स्टार्च जो होता है, तो ये मेनली जैसे हम जो चावल खाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, आलू जो खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, तो वो जब हम बनाते हैं गरम, जब बॉयल करते हैं तो उस समय वो सही होता है। अगर उस समय हम गरम गरम 10-15 मिनट बनने के बाद आधा घंटा में खाते हैं तो वो सही होता है। उस समय हम जब खाते हैं तो वो स्टार्च फॉर्म में ही जाता है। लेकिन जब उसको हम डिले कर देते हैं या उस चावल को हम फ्रीज में रख देते हैं, उसके बाद निकाल के खाते हैं, तो क्या होता है, वो चावल जो होता है वो अब रेसिस्टेंट स्टार्च हो गया, और जब हम वो खाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं टूटता है, और वो फिर जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वो जो होता है वो हो जाता है, उसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके फूड की तरह वर्क करता है, और उसको फर्मेंट करके वो क्या होता है, छोटे छोटे फैटी एसिड, चेन वाले फैटी एसिड बन जाते हैं, जो कि कुछ तो वो फैटी एसिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया का फूड की तरह काम आते हैं, और कुछ फैटी एसिड उसमें से एब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाते हैं, और ये फैटी एसिड क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो इस तरह से रेसिस्टेंट स्टार्च हेल्थ में हेल्प करता है, और गट को भी हेल्दी रखने का काम करता है। ये जो राइस या पोटैटो वगैरह जो होते हैं ठंडे होने के बाद क्यों रेसिस्टेंट स्टार्च में बदल जाते हैं, तो ये जो होता है, जब ये जो रॉ में होते हैं तो रॉ में जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम सटे सटे होते हैं, जो कि रॉ वाले जो होते हैं, और ये जब हीट होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जिलेटिनाइज्ड स्टार्च बन जाते हैं।
इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं, और जैसे वाटर का मात्रा इसमें बढ़ जाता है, इसमें वाटर ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही जब पकने के बाद जब राइस रेडी हो जाता है या पोटैटो बॉयल होने के बाद वो जब ठंडा होता है, तो वो ठंडा होने के बाद और जब फ्रिज में जब इसको रख देते हैं और ज़्यादा गैप हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ता है, तो ये वैसे वैसे ये क्या होता है, रेसिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। टाइम डिले पे भी डिपेंड करता है। तो इसका टाइम ज़्यादा होता है तो फिर इसके जो बीच के जो मॉलिक्यूल्स में वाटर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं, और फिर से ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स एकदम सटे सटे हो जाते हैं, जिसको कि ये जो एंजाइम है हमारे बॉडी में वो उसे तोड़ नहीं पाता है, उसके ऊपर कवर हो जाता है, उस मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ नहीं पाता, जिसके कारण से वो एक रेसिस्टेंट स्टार्च हो जाता है। तो यही मेन है कि वो जो हमारे अंदर वही स्टार्च को फिर से वो तोड़ नहीं पाता। इससे क्या है, जिसको आलू खाने का शौक़ है या फिर चावल खाने का शौक़ है, तो वो क्या कर सकते हैं, रात में बना के सुबह खा सकते हैं, जिसमें वो स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं टूटेगा, और आलू खाने का शौक़ और चावल राइस खाने का शौक़ पूरा हो सकता है। लेकिन क्या है कि इसका भी एक लिमिटेशन है कि एक दिन में 20 ग्राम से ज़्यादा खाएंगे तो उसका दुष्परिणाम होता है। इसलिए थोड़ा मतलब जिसको शौक़ है, जिसको डायबिटीज़ वगैरह, तो वो थोड़ा इस प्रकार से खा सकते। फाइबर हमारे हेल्थ में कैसे इफ़ेक्ट डालता है, कैसे हेल्दी रखता है। तो फाइबर जो है, जब पहला तो ये हमारे जैसे जिसको डायबिटीज़ है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, तो जब हम फूड लेते हैं तो उसमें जो सॉल्युबल फाइबर है वो क्या करता है, सॉल्युबल फाइबर जो है वो डिले कर देता है। वो क्या करता है, उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह है, जो भी सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको सोक कर लेता है और उस टाइम पीरियड को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो उसमें जो फूड वगैरह है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे ब्लड में जाएगा, जिसके कारण एक ही बार में ब्लड में ग्लूकोज हाइक नहीं करेगा, यानी कि ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या है, वो डायबिटीज़ का पे भी वो इफ़ेक्ट डालता है। इनसॉल्युबल फाइबर होता है, वो कैसे डायबिटीज़ में हेल्प कर सकता है, तो वो क्या है कि वो जब हम फूड के साथ कुछ मेरा स्टार्च है या जो भी लिए हैं तो वो हम खाए तो वो क्या करेगा, वो जल्दी पचाने का काम करेगा, वो जल्दी स्टमक को खाली कर देगा। तो उसमें जो ज़्यादा जो ग्लूकोज वगैरह है उसके साथ वो ग्लूकोज भी पास हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट भी जो भी फैट है वो जल्दी पास हो जाएगा। जितना हम लिए हैं उससे कम हमारे ग्लूकोज में जाएगा। और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल में कैसे हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये क्या करता है, ये जो बाइल जूस आता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बाइल जूस को जब एब्जॉर्ब करके फिर उसको वो पास कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से। तो फिर ये क्या होता है, जब बाइल जूस है ही नहीं तो उसमें जो भी फैटी कोलेस्ट्रॉल फैट है वो टूटता नहीं है और इस तरह से वो ब्लड में नहीं मिलता, जिसके कारण से वो कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है। तो मेन ये रीज़न है। तो इस तरह से ये हेल्थ में हेल्प करते हैं, यानी गट को सफाई करने का काम करते हैं, स्टमक को सफाई करने का काम करते हैं, और बहुत सारे हेल्थ इशू में ये जो हैं फाइबर हेल्प करते हैं। लेकिन अगर यही फाइबर एक्स्ट्रा ले लिए, ज़्यादा मात्रा में फाइबर ले लिए, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्टमक पेन है या गैस प्रॉब्लम, ब्लोटिंग प्रॉब्लम। ये ज़्यादा अगर फाइबर ले लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम होता है, जिसके कारण पेट टाइट हो जाता है, ब्लोटिंग होने लगता है या पेन होने लगता है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और एक और मेन प्रॉब्लम होता है कि अगर ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये क्या करता है, बहुत सारे मिनरल्स को वो सोक कर लेता है, जिसमें क्या है, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सब को सोक करके ये बना देता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, और जिसके कारण ये ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, नहीं जा पाता, और साथ में ये एक्सक्रीट हो जाता है फाइबर के साथ। तो फिर ये क्या होता है, इसके कारण बॉडी में इसकी डिफिशियंसी होने लगती है। तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आयरन, जिंक, कैल्शियम जो होते हैं, आयरन क्या है, आयरन का अगर डिफिशियंसी हुआ तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, वही कैल्शियम है तो बोन में प्रॉब्लम आएगा, जिंक भी बहुत सारे ऐसे हेल्दी
जैसे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में ये वर्क करता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे इशू आते हैं। तो इसीलिए ये इसका कुछ फिक्स डाइट होता है फाइबर का कि एक दिन में कम से कम 30 ग्राम के करीब लेना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। यही है फाइबर। तो धन्यवाद।